Hello student, I am back with my new video. The topic of this video is anaerobic respiration, which means respiration in the absence of oxygen. ठीक है, इससे पहले दो वीडियो में हम पढ़ चुके हैं glycolysis and aerobic respiration. As we all know, glycolysis is the common process in both aerobic and anaerobic respiration. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता था, जैसे कि हमें याद है ग्लाइकोलिसिस में क्या होता था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता था इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड और पायरुवेट. ठीक है, ग्लूकोज तो हमारा क्या है 6 कार्बन कंपाउंड है जो कि ब्रेक हो जाता था इनटू 3 कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक एसिड. ठीक है, अब ये जो पायरुवेट बनता था इसके पास दो ऑप्शन होते थे, या तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में जाए या ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाए. ठीक है, तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में जाता है तो वो फेट हम पढ़ चुके हैं. उसमें क्या होता है, वो सिंपल साइटोप्लाज्म से पायरुविक एसिड हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे जो है क्रेब साइकिल चलता है. क्रेब साइकिल के थ्रू हमारा जो पायरुवेट है वो कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाता है और 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाते हैं. ठीक है, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में क्या होता है, जैसे सम प्रोकैरियोट्स और सम यूकैरियोटिक सेल्स आल्सो शो एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में क्या होता है, ये जो पायरुविक एसिड है ये साइटोप्लाज्म में ही रहता है और पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है. ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, अब ये जो फर्मेंटेशन है ये फर्दर 2 टाइप की होती है. फर्स्ट वन इज इथेनॉल या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड सेकेंड वन इज लैक्टेट या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. ठीक है, अब नेम से ही क्लियर है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, एंड प्रोडक्ट जो है लैक्टिक एसिड बनता है. ठीक है, यहाँ पे कोई भी CO2 रिलीज नहीं होती है. ठीक है, और सेकेंड वन इज इथेनॉल फर्मेंटेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन. इसमें क्या होता है, हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज होता है. इट मीन्स 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड जो है हमारा पायरुवेट जो है वो 2 कार्बन इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है या फिर इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन क्या है, तो सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे फर्मेंटेशन या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे हमारी एनर्जी भी बहुत कम अमाउंट में रिलीज होती है. ठीक है, या फिर पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो बहुत कम अमाउंट में रिलीज होती है. ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि जो फर्मेंटेशन है उसमें एनर्जी रिलीज ही नहीं होती है, एनर्जी बनती ही नहीं है, तो आप इस बात पे यकीन करेंगे कैसे? मैं बोल रही हूँ कि फर्मेंटेशन में एनर्जी रिलीज ही नहीं हो रही है. यहाँ पे कहीं भी आपको ATP दिख रहा है? नहीं ना, क्योंकि यहाँ ATP फॉर्म ही नहीं होता. हम लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो वहाँ एनर्जी सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ही बनती है. आगे एनारोबिक पाथवे में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती. तो अब आप बोलेंगे तो फिर हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन की ज़रूरत ही क्या है, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस हो जाए, आगे उसको प्रोसीड करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो इसके लिए इसका क्या आंसर है, अब आपको जैसे पता है ग्लाइकोलिसिस अगर आपको याद है तो अच्छा है, अदरवाइज़ आप इससे पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें ग्लाइकोलिसिस डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, पायरुवेट जब फॉर्म होता है ग्लूकोज से तो वहाँ पे हमारी ATP रिलीज़ होती है. तो हमारा जो नेट गेन होता है ATP का वो 2 मॉलिक्यूल्स होता है, 2 ATP रिलीज़ होते हैं. ठीक है, प्लस साथ में हमारे NADH बनते हैं. ठीक है, अब मैंने आपको वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में बताया था कि जो ये NADH होता है ये क्या होता है, एक तरह से हमारे चेक होता है जिसे हमें कैश में कन्वर्ट करना पड़ता है. विच मीन्स ये जो NADH है ये चेक है, इसे हमें
एटीपी यानी कि कैश में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो NAD है इसके रिडक्शन से NADH बनता है। अब हमारी बॉडी में NAD का जो अमाउंट है वो एक कंट्रोल्ड होता है, ठीक है, रेगुलेटेड होता है, ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, लिमिटेड स्टॉक होता है NAD का। अब ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे जब ये NAD हमारी रिड्यूस होकर NADH बना देगी, तो अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन में गए तो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और ये NADH से ATP फॉर्म हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही नहीं जा रहे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा रहे तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह में भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, NAD का रिजनरेशन कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अगर ये रिजनरेट नहीं होंगे तो हमारा ग्लाइकोलिसिस भी स्टॉप हो जाएगा और जो थोड़ी बहुत एनर्जी हमें मिल रही थी वो भी नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? तो उस चीज़ को NAD को रिजनरेट कराने के लिए हमें कराना पड़ता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, जब हमारा पायरुवेट लैक्टिक एसिड या फिर एक अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम पे हमारा NADH जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग होता है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो रहा है तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा पायरुवेट से लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल बनता है तो हमारा NADH जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है NAD में। ठीक है, अब ये NAD पॉजिटिव दोबारा से अवेलेबल हो जाता है फॉर ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है एनारोबिक रेस्पिरेशन का वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है, उसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में भी होता है, ह्यूमन बींग्स में, आपको पता है कहाँ पे होता है हमारी बॉडी में? हम तो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो हमारी बॉडी में कौन सी ऐसी सेल्स हैं जहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी चलता है? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जैसे स्केलेटल मसल्स होती हैं, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे क्रैम्प्स वगैरह पड़ जाते हैं, पेन होने लगता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो मसल सेल्स होती हैं वो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को यूज़ करना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, वो इतनी फास्ट रेट पे ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उतने फास्ट रेट पे ऑक्सीजन वहाँ पे सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वहाँ की कंडीशन एनारोबिक हो जाती है और वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। इस लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारी मसल्स में क्रैम्प्स वगैरह पड़ जाते हैं। ठीक है, और इवन हम सबको पता है जैसे RBCs होती हैं वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। जब वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगी ही नहीं, वहाँ तो नॉर्मल सी बात है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होगी। इवन कार्डियक मसल्स जो है वहाँ पे भी हमारे कुछ केसेस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ब्रेन में और हमारे रेटिना में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है, रेटिना के सेल्स में। अब हम कार्डियक की बात करते हैं, हार्ट में क्यों? हार्ट में तो ब्लड जा रहा है तो वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे हो सकती है? जैसे हार्ट अटैक वगैरह आता है तो हम बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में जो है हमारा आर्म वगैरह में भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या है, ब्लड प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो हमारी एनारोबिकली रेस्पायर करना स्टार्ट करती हैं और लैक्टिक एसिड फॉर्म करती हैं। अब ये जो लैक्टिक एसिड है उसकी वजह से हमारी मसल्स, हमारे हार्ट और आर्म में पेन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो ये सब बात हुई हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती क्या है और वो ज़रूरी क्यों है, उसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी जब हमें उससे एनर्जी कम मिल रही है। ये वही सेम फ्लो चार्ट दिखा रखा है यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेप में ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुवेट बना, पायरुवेट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो एनारोबिकली रेस्पायर करे या फिर एरोबिकली। ठीक है, तो एनारोबिक ऑक्सीडेशन हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल एरोबिक, जैसे हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ी, रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। ठीक है, पायरुविक एसिड विल अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन जो है अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने सिंपल फॉर्मेंटेशन की बता रखा है कि अगर जब हमारा पायरुविक एसिड बन जाता है ग्लाइकोलिसिस के पास, उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं, वो क्या क्या कर सकता है, या तो वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन के अंदर जा सकता है, या फिर अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन के अंदर जा सकता है, या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जा सकता है। ये डायग्राम यहाँ से यहाँ तक सिंपल हमारा ग्लाइकोलिसिस दिखा रखा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 3 फॉस्फेट बना, फॉस्फोरिक एसिड बना, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड देन पायरुविक एसिड। अब ये जो पायरुविक एसिड है
इसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जाए या फिर वो इथेनॉल फर्मेंटेशन में जाए, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो फर्स्ट हम देखते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है, ये मसल्स वगैरह में हमने जैसे बात की, मसल्स वगैरह में जनरली होता है, कुछ केसेस बैक्टीरिया वगैरह भी लैक्टिक एसिड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा पायरुविक एसिड है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड, सॉरी पायरुविक एसिड हमारा रिड्यूस हो जाता है लैक्टिक एसिड में। अब रिड्यूस हो रहा है, इट मीन्स हाइड्रोजन ऐड हो रही है पायरुविक एसिड पे, ठीक है। तो पायरुविक एसिड पे हाइड्रोजन ऐड होने के लिए हाइड्रोजन आ कहाँ से रही है, वही सिंपल बात जो हमने NADH2 फॉर्म हुआ था हमारा ग्लाइकोलिसिस में, यहाँ पे जो NADH2 फॉर्म हुआ था, यहाँ से हमारी हाइड्रोजन आती है, तो हमारा NADH जो है वो तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है NAD पॉजिटिव में, और यहाँ से हाइड्रोजन जो रिमूव होती है वो हाइड्रोजन पायरुविक एसिड को रिड्यूस कर देती है इनटू लैक्टिक एसिड। ये वन स्टेप प्रोसेस है, और यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करता है उस एंजाइम का नेम है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज फॉर्म होता है, ठीक है, या फिर एंजाइम को हम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोल देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। इसमें हमें पता है एंड प्रोडक्ट जो है हमारा अल्कोहल फॉर्म होएगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो 2 स्टेप प्रोसेस है, ये वाला नीचे वाला पोर्शन आप देखेंगे 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 एरोज दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2 डिफरेंट एंजाइम वर्क करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारा पायरुविक एसिड है वो डीकार्बोक्सिलेटेड हो जाता है टू फॉर्म एसिटल्डिहाइड, ठीक है। पायरुविक एसिड से हमारा एसिटल्डिहाइड बनता है बाय डीकार्बोक्सिलेशन। अब हमें पता है पायरुविक एसिड जो है वो हमारा 3 कार्बन एसिड था, और एसिटल्डिहाइड जो है वो हमारा 2 कार्बन एसिड है। तो हमारे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, 3 कार्बन से 2 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें क्या होगा, अब हमें 1 कार्बन यहाँ से कहाँ चली गई, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा। तो वो 1 कार्बन जो है डीकार्बोक्सिलेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ CO2। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है सिंपल, तो यहाँ पे हमारा अल्कोहल बनेगा प्लस CO2 फॉर्म होता है, ठीक है। तो जब हमारे फर्स्ट स्टेप में सिंपल सी बात है पायरुविक एसिड है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर गया, तो वहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमारा पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा और फॉर्म करेगा एसिटल्डिहाइड, और हमारी जो कार्बन है वो CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे कोई एंजाइम वर्क करेगा फर्स्ट स्टेप में भी, तो उस एंजाइम का नाम है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, कार्बन रिमूव हो रहा है, तो उसके लिए एंजाइम आ गया डीकार्बोक्सिलेज, एज वर्ड लगा दिया, एंजाइम बन गया, ठीक है। अब आता है सेकेंड स्टेप, जिसमें हमारा एसिटल्डिहाइड जो है इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एसिटल्डिहाइड जो है वो दोबारा से रिड्यूस होएगा। अब रिड्यूस के लिए फिर से हाइड्रोजन कहाँ से आएगी रिडक्शन के लिए, NADH2 से। NADH2 ऑक्सीडाइज होएगा और NAD फॉर्म कर देगा, और जो हमारा H है हाइड्रोजन एटम है वो एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा और फॉर्म करेगा इथेनॉल C2H5OH, ठीक है। अब हमारा यहाँ सेकंड स्टेप पे जब एसिटल्डिहाइड से अल्कोहल बन रहा है, तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम वर्क करेगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इट मीन्स डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क करेगा, ठीक है। तो अब दोनों ही केसेस में हमारे क्या है NAD फॉर्म हो गए। अब ये NAD चाहे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो तो भी हमारा NAD बन रहा है, तो भी हमारा ये ग्लाइकोलिसिस जो है कंटिन्यू रहेगा, और अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है तो भी हमारा NAD जो है ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेगा और ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू रहेगा। अगर इन दोनों में से सपोज ये स्टेप नहीं होते तो हमारा NAD जो है वो रीजनरेट नहीं होगा। ये रीजनरेट नहीं होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सारे NAD जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे और NADH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एरोबिक रेस्पिरेशन हो नहीं रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर भी नहीं जाएंगे, तो ये हमारे सारे NAD जो हैं कंज्यूम हो जाएंगे और ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल एनर्जी गेन की। हमें फाइनली क्या चाहिए रेस्पिरेशन के बाद, एनर्जी चाहिए फूड के ऑक्सीडेशन के बाद,
तो जो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारा एनर्जी गेन होता है वो लेस देन 7% होता है इन ग्लूकोज। जितनी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ग्लूकोज में उसका सिर्फ 7% एनर्जी ही बन पाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे जैसे 36 नेट गेन हो रहा है, 36 ATP जो है हमारे नेट फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। तो उसका सिर्फ 7% ही यहाँ पे फॉर्म हो पाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें हम अल्कोहलिक और इथेनॉल उसकी अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, तो ये दोनों ही जो हैं फर्मेंटेशन का जनरल हम बोलते हैं फर्मेंटेशन जो है वो एक हजार्डियस प्रोसेस है, क्योंकि इसमें दोनों ही केसेस में क्या बन रहा है, या तो अल्कोहल बन रहा है या फिर एसिड बन रहा है, ठीक है। या तो अल्कोहल बन रहा है या फिर एसिड बन रहा है, और दोनों ही चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है। इवन अब हमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का तो सिंपलेस्ट एग्जांपल पता है, यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, हम सब फैमिलियर हैं उससे, जिसे हम बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रेड बन रही है या फिर अल्कोहल बन रहा है, ठीक है, वाइन वगैरह जो फॉर्म होते हैं, तो अब वो यीस्ट भी डेड हो जाता है अगर वहाँ पे उस सॉल्यूशन में जो अल्कोहल का कंटेंट है वो 13% से ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। जब 13% तक अल्कोहल है तब तक तो वो यीस्ट सर्वाइव करेगा उस सॉल्यूशन में, उस मिक्सचर में। लेकिन अगर अल्कोहल का कंटेंट 13% से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा वहाँ पे यीस्ट सर्वाइव नहीं कर पाता है, उसकी भी डेथ होने लगती है। सेम इन केस ऑफ लैक्टिक एसिड, सिंपल अगर ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सेस में कर लेते हैं तो हमारी मसल्स में क्रैम्प्स वगैरह पड़ जाते हैं और एक्सेस में पेन भी होने लगता है कई बार, ठीक है। तो वही चीज़ है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या फिर हमारी इथेनॉल फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, दोनों ही हजार्डियस प्रोसेस हैं, क्योंकि दोनों में ही हार्मफुल केमिकल फॉर्म हो रहे हैं, एसिड और अल्कोहल फॉर्म हो रहे हैं। इज़ इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपकी इसमें कोई भी क्वेरी है, अगर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन या ग्लाइकोलिसिस देखनी है तो आप इससे पहले वाली वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। किसी में भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है, कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।